एवरीवन, वेलकम बैक टू मानस स्टडीज। जैसा कि हम लोग पहले से सेट जो है वो शुरू कर चुके हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स, ठीक। तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे आज। कल तक हमारी बात जो हुई है कि सेट किसे कहते हैं, कितने तरह के फॉर्मेशंस हैं, कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब जान चुका है, ठीक है। अब आज जो बात करने वाले हैं तो टाइप्स ऑफ सेट को कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ सेट में हम पढ़ चुके थे थोड़ा बहुत। तो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर ही सबसे पहला जो टाइप बताया हुआ था आपको वो एम्प्टी सेट बता दिया गया था, ठीक है। एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट क्या था? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। ये तो कंफर्मेशन हो गई थी, क्लियर। दूसरा, नंबर 2 में बात कर ली थी नॉन एम्प्टी सेट, है ना। और कहीं पे प्रॉब्लम है या किसी ने क्लास स्किप करी हो तो आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब था अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, उसे हम कहते हैं नॉन एम्प्टी सेट। फिर नंबर 3 जहां हम पहुंचे थे वो था आपका सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट का मतलब था कि एक ऐसा सेट जिसमें एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स हो, एक एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल दिया हुआ था, ये इस तरह का कुछ, बी इस तरह का कुछ, सी इस तरह का कुछ, ठीक है। ये सेट जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी शायद समझ आ गई हो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो क्वेश्चन फोर्थ कह सकते हैं। टाइप्स तो आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हमारे पास बेसिक जो टाइप्स है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो फोर्थ टाइप हम कहेंगे कि फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से डिफाइन हो रहा है ना। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें आप क्या बता सकते हैं ना, आखिरी एलिमेंट कौन है ये बता सकते हैं, उसे फाइनाइट कह सकते हैं। जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन 10। तो देखिए आखिरी एलिमेंट आप डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना। यानी जिसके एंड्स बता सकते हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, हम उसे फाइनाइट कह सकते हैं। फाइनाइट का मतलब है जिसमें नंबर्स ऐसे हों जिनको हम जानते हैं, यानी उतने ही नंबर हो जो आपका लिमिटेड नंबर्स हो, उन्हें हम कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। जैसे अगर मैं इस सेट की बात करूं, देखो 1 2 एंड सो ऑन चलते रहा। अब बताओ कैसा सेट है? इसमें आपने फर्स्ट नंबर तो बता दिया, ठीक है, कहां से शुरू हो रहा है कंफर्मेशन है, लेकिन आखिरी नंबर आप नहीं बता पा रहे, यानी कि ये चीज चलती जा रही है, तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट नहीं है। समझ आ गया? फाइनाइट होने का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें नंबर्स लिमिटेड हो। लिमिटेड का मतलब कुछ भी हो सकता है। देखिए जहां तक हम जानते हैं वो सब लिमिटेड है। जैसे सपोज करो 10,000 तक जानते हैं तो 10,000 भी लिमिटेड है, लाख तक जानते हैं लिमिटेड है, 1 करोड़ लिमिटेड है, ठीक है। अगर कोई कहता है कि आपका 1 से नंबर शुरू हो रहा है और आखिरी नंबर है कुछ ऐसा, पता नहीं कितने जीरोस, अगर हम इसे लिख पा रहे हैं ये चीज, तो हम ये फाइनाइट है हमारे लिए, क्लियर। समझ आ गया? तो फाइनाइट किसे कह रहे हैं? जिसमें नंबर्स जो हैं वो लिमिटेड हो, डन। और या कह सकते हैं कि जिसका इनिशियल और एक्सट्रीम जो लास्ट वाला, या बोथ द एक्सट्रीम टर्म्स आर नोन, ठीक। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जो फाइनाइट नहीं है वो फिर कौन होगा? इनफाइनाइट होगा। तो फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ होगा इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या हो गया फिर बताओ? इनफाइनाइट सेट मतलब हो गया जो आपका फाइनाइट नहीं है। जो फाइनाइट नहीं है तो इनफाइनाइट है, जो इनफाइनाइट नहीं है तो क्या? फाइनाइट है। समझ आ गया? यानी सीधा सीधा मतलब है इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, अगर कहीं पे रुक गया ना ये, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। जैसे 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सब। जैसे ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सब आपका इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गया कि टाइप्स ऑफ सेट में थोड़ा बहुत हमें जानकारी मिल गई है, ठीक है। अब इसी में से ना एक चीज और डिफाइन कर रहे हैं कि इक्वल सेट किसे कहेंगे, ठीक। किसको? इक्वल सेट किसे कहते हैं? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो इक्वल सेट किसे कहेंगे, सबसे पहले यहाँ फोकस करना, कैपिटल ए इक्वल टू लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। कैपिटल ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ए कॉमा बी कॉमा सी। दूसरा कैपिटल बी इक्वल टू लिखा किसी और ने सी कॉमा ए कॉमा बी। अब ये दोनों सेट जो है ना, इन दोनों में हमने चेक किया कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर सेम एलिमेंट्स हैं दोनों के पास तो हम कह देंगे कि ये चीज क्या है? इक्वल सेट है। और यहाँ एक चीज पहले डिफाइन की हुई है कि यहाँ ऑर्डर मायने नहीं रखता। अगर आपका एबीसी की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की, कोई नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। ये 3 नंबर यहाँ यूज हुए हैं, जो कौन कौन है? वो ए बी और सी नंबर है। और यहाँ जो यूज हुए हैं यहाँ भी सेम नंबर है, ए बी और सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है, यानी ए और बी जो दो सेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक्चुअल में ये दो अलग अलग सेट ना होके क्या है? इक्वल सेट्स हैं, क्लियर है। तो इक्वल सेट क्या हो गया फिर?
two sets having same elements called equal set। ठीक है, और हो सकता है कि टू और मोर हो जाए, है ना, टू और यहाँ पे क्या हो जाए, मोर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी दो या दो से ज्यादा सेट्स को हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनके पास सेम एलिमेंट्स होंगे। सेम एलिमेंट कहने का मतलब है कि नंबर्स नहीं, यहाँ ध्यान देना। देखो, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपका 1 2 3, इसके पास 3 एलिमेंट है, किसी और के पास अल्फा बीटा और गामा, इसके पास भी 3 एलिमेंट है, तो इसके पास एलिमेंट डिफरेंट है, इसके पास एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं है जी। समझ आ गया, दोनों इक्वल नहीं है। डन। लेकिन अगर आपका बात करेंगे कि अगर नंबर सेम है तो तब तो कुछ नाम होगा इसका, तो उसकी बात करते हैं। लेकिन पहले इक्वल सेट को समझना है। इक्वल सेट का मतलब क्या है, दो ऐसे सेट या दो से ज्यादा ऐसे सेट जिनमें आपका एलिमेंट सेम होते हैं। एलिमेंट सेम होंगे तो हम कह देंगे कि इक्वल सेट है। समझ आ गया, ठीक है। तो जैसे कोई पूछे तुमसे कि आपका चेक वेदर ए और बी आर इक्वल और नॉट, जैसे ये दे दिया, बी के एग्जाम्पल है आपके पास BCD, तो आप चेक करोगे कि आपका ठीक है, पहले देख लो कि बी एलिमेंट इधर है, यहाँ भी है, ए एलिमेंट यहाँ है, नहीं है जी यहाँ, और यहीं पे खत्म होगी भी कहानी, है ना। आपने चेक करना शुरू से, जैसे ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 3 2 1, ऐसे कुछ। अब ये तो छोटा सेट है तो दिख जा रहा है आपको कि करेक्ट है कि है नहीं है, पता चल जा रहा है। जैसे 1 है इधर, तो 1 यहाँ ढूंढो, है नहीं है, करेक्ट 1 है। 2 चेक करो, 2 इधर है तो यहाँ भी 2 है। 3 चेक करो, 3 यहाँ है तो यहाँ भी है। इसका मतलब है कि इनके पास एलिमेंट सेम है, और अगर इनके पास एलिमेंट सेम है तो उसे हम कह देंगे इक्वल सेट। डन। अब एग्जांपल और, मान लो ए दिया हुआ है ABC और बी दिया हुआ है ABCDE, ठीक है। अब क्या, अगर कोई तुमसे कहता है कि सेट इक्वल है नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि एलिमेंट्स चेक करो। देखो यहाँ कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं, 3, और यहाँ कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं, 5। इसका मतलब क्या है, अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, बताओ। अगर एलिमेंट्स जो है दोनों में अलग अलग है, जैसे ए में तीन तीन एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट्स है, तो प्रॉब्लम क्या है बताओ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है नहीं है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि वो एलिमेंट सेम है नहीं है। क्लियर। नंबर ऑफ एलिमेंट का इक्वल होना अलग चीज है, और एलिमेंट सेम होना दोनों डिफरेंट थिंग है। समझ आ गया, ठीक। तो ये जो ए और बी लिखा हुआ है ये कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकते। समझ आ गया होगा शायद, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं, ठीक। चलिए, इक्वल सेट हमें समझ आ गया। अब इसी पे एक चीज और आती है, ठीक है, इसी पे एक चीज और, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, और इसी का दूसरा नाम है सिमिलर, इसी का तीसरा नाम है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब सीधा सीधा है कि अगर ए और बी दो सेट हैं हमारे पास, मान लो थोड़ी के लिए एक कंटेनर है ए, एक कंटेनर है बी, और इस कंटेनर में सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट आ पा रहे हैं। कितने ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, देखो सर्कल कितने बनाए हैं, 6। सेम केस उसी प्रकार के ऑब्जेक्ट यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ 6 आ पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये कैसी चीज है, इक्विवेलेंट सेट है। समझ आ रहा है। इक्विवेलेंट सेट में कुछ नहीं करना, आपने देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है नहीं है। आपको सेम एलिमेंट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, है ना। जैसे ए में मान लो थोड़ी देर के लिए ABC है, और बी में अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि A इज इक्विवेलेंट टू किसके, B। हम कह सकते हैं A इज सिमिलर टू B, या A इज इक्विपोटेंशियल टू B। इसका मतलब यह है, सीधा सीधा आपके पास सपोज करो, ठीक है, दो कंटेनर है, इसमें से क्या करना है ना, आपने चेक करना है कि अगर किसकी पोटेंशियल ज्यादा है या किसका पोटेंशियल कम है, या दोनों के पास पोटेंशियल सेम है या नहीं है। तो आपने बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो बर्तन उठा लिए समझ लो, ठीक है, पहला बर्तन दूसरा बर्तन। आपने क्या करना है, दोनों में एक हाथ इस पे एक हाथ इस पे पुट कर लेना, और यहाँ से ऑब्जेक्ट निकालते जाना है। मान लो ऑब्जेक्ट जैसे आप निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट जो है आपने निकाले ये ऐसे हो रहे हैं,
यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे, ठीक है। तो जो जल्दी खत्म हो जाएगा उसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ, कम या ज्यादा? अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स को निकालते जाओ दोनों कंटेनर से, जो जल्दी खत्म हो गया उसका पोटेंशियल दूसरे के मुकाबले कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, है ना। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि आपका दिस वन इज, अगर मान लो ये जल्दी खत्म हो गया था तो हम कह सकते हैं दिस वन इज लेस पोटेंशियल, दिस वन हैज लेस पोटेंशियल देन दिस। क्लियर? यानी कि इस चीज के पास कम पोटेंशियल है इसके मुकाबले। पोटेंशियल का मतलब सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या जान रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है ना। अगर किसी दिन नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम हो गए, यानी 5 एलिमेंट लेफ्ट वाले में, 5 एलिमेंट राइट वाले में, हम उस टाइम पे क्या कहेंगे कि बोथ हैज इक्वल पोटेंशियल। ठीक है, तो दोनों इस केस में ये क्या बन जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल बन जाएंगे या सिमिलर बन जाएंगे। Done? समझ आ पा रहा है यहाँ तक? चलिए, तो किसे कहते हैं हम इक्वी पोटेंशियल और सिमिलर? सिमिलर उसे कहते हैं जब इफ number of elements in A is equal to number of elements in B, then A and B are called similar sets, are called क्या, similar sets और equivalent sets, ठीक है, और इक्विपोटेंशियल सेट्स। समझ आ गया? तो इक्विपोटेंशियल सेट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो टाइप्स ऑफ सेट में आप कंफ्यूजन फ्री हैं, हाँ है ना? कंफ्यूजन है कोई तो बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने डिफाइन किया क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एम्प्टी सेट का मतलब हो गया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। उसके बाद दूसरा डिफाइन किया नॉन एम्प्टी सेट, जो एम्प्टी सेट नहीं है वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये समझ आ गया था। फिर उसका सिंगलटन डिफाइन किया, नाम से डिफाइन हो रहा है कि सिंगलटन का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा। क्लियर? उसके बाद हम आए फोर्थ वन यानी फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब मेरा क्या है कि जिसमें हम बता सकते हैं कि आखिरी एलिमेंट कौन होगा या फर्स्ट एलिमेंट कौन होने वाला है इसका, जिसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम कह देंगे फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद अगला वाला टर्म जो पढ़ा हमने इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब है जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे या सिंपली जो फाइनाइट नहीं है, ठीक है। एग्जांपल हमने देख लिए थे। फिर उसके बाद आए थे इक्वल सेट में। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में डिफरेंस है, देखिएगा ध्यान से। इक्वल सेट जो है, अगर कोई है इक्वल सेट तो ये क्या भी है, ये इक्विवेलेंट सेट भी है, ठीक है, या सिंपली कहो कि सिमिलर सेट भी है। लेकिन जबकि सिमिलर सेट्स अगर हैं तो उनका जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हों। समझ गए? क्यों? एग्जाम्पल उठाता जल्दी से, देखो एग्जाम्पल उठा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया ए आपका ए बी सी ले लिया, वही पुराना एग्जाम्पल। बी, इसमें भी सी ए बी लिखा हुआ है। तो अब मुझे बता दो कि ये सेट कैसे है, ए और बी में एलिमेंट सेम है कि नहीं है। सेम एलिमेंट होने का मतलब है वही एलिमेंट ए में भी होने चाहिए जो बी में है, उसे हम कहते हैं सेम एलिमेंट होना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों जो सेट हैं वो एक्चुअल में क्या है, आपस में इक्वल है, यानी ए इज इक्वल टू बी। क्यों? आप यहाँ कहेंगे कि सी ए बी लिखा हुआ है, तो कल बताया हुआ था कि आपको ऑर्डर डजंट मैटर इन केस ऑफ सेट। सेट अगर हम कह रहे हैं तो ऑर्डर आप आगे पीछे कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल पुराना वाला याद होगा तो मैं दाल चीनी चावल समथिंग, ठीक, वो शायद याद हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि ये दोनों इक्विवेलेंट भी तो हैं, है ना। तो इतना समझ आ गया कि इक्वल सेट है तो क्या भी है, इक्विवेलेंट है। लेकिन इक्विवेलेंट हैं तो इक्वल है या नहीं चेक कर लेते हैं। उठा लो आप एलिमेंट्स, 1,2 उठा लिया। बी में एलिमेंट है कितना, ए कॉमा बी। आप देख रहे हैं कि इसमें एलिमेंट 2 हैं, इसमें भी एलिमेंट्स कितने हैं, 2। इसका मतलब हुआ कि ए इज सिमिलर टू बी और ए इज इक्विवेलेंट टू बी। बट ए और बी इक्वल है क्या? नहीं है इक्वल फिलहाल तो, है ना। जब तक कहे ना हो कि ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 तो हमें कह नहीं सकते कि दोनों इक्वल है। समझ आ गया? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं फिर एक्सरसाइज में बढ़ते हैं आगे कि आपका अगला टर्म क्या है। एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे आज, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, तो यहाँ तक आपका किसी को कोई परेशानी नहीं है शायद ना। 1.1 क्लोज है, सेट समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक। चलिए फिर अब एक्सरसाइज 1.2 में आते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। इनमें से कौन नल सेट के एग्जांपल है पूछ रहा है, ठीक है। नल सेट जानते हैं आप लोग, ठीक। तो पहला जो सेट है कहता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। बताइए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। एक ऐसा सेट जो क्या हो,
ऑड नेचुरल नंबर को उठाए और जो डिविजिबल हो जाए किससे, 2 से। तो पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है इसमें, उसको चेक कर लो आप। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन होता है बताओ, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, चलते रहेगा 11वां, है ना। लेकिन हमें उनको पकड़ना है जो आपका ऑड भी है, नेचुरल नंबर भी है और 2 से डिविजिबल है। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन ही क्या कहती है, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो कैसे डिविजिबल हो जाएगा ना, तो इसका मतलब कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला हमें ऑड और नेचुरल जो आपका 2 से डिवाइड हो। इसका मतलब ये चीज क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को या तो इससे दिखाते हैं या इससे दिखाते हैं, और इससे दिखाने का मतलब है करली ब्रैकेट आप स्टार्ट करो, क्लोज करो, उसके अंदर कुछ भी मत लिखना, जीरो मत लिख देना। जीरो लिखने का मतलब हो जाएगा कि उसके अंदर एक एलिमेंट है जो जिसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। ठीक है, आपने या तो इसे ऐसे डिनोट करना है या ऐसे। तो फर्स्ट वाले में आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट आंसर आएगा आपका यस, इट इज एन एम्प्टी सेट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन, वो क्या कहता है हमसे, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब आप जानते हैं सभी कि आपका प्राइम नंबर कौन होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। दो फैक्टर का मतलब हो गया कि कौन डिवाइड करने वाला है मैं, है ना। जैसे 10 है, 10 को उठाओ जरा, 10 को डिवाइड करो, कौन कौन कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 5 कर सकता है, 10 कर सकता है। कितने फैक्टर्स हो गए इसके पास, 4 फैक्टर्स हो गए। तो ये प्राइम नंबर हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, है ना। क्यों, क्योंकि इसके पास दो से ज्यादा फैक्टर है। 1 उठा लो आप, 1 को उठाएंगे तो 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आता है, वो इटसेल्फ है ना। अगर वो खुद है तो इसका मतलब वहां भी प्रॉब्लम है। क्यों, क्योंकि फैक्टर कितने हो गए, एक हो गया, और हमें कितने फैक्टर चाहिए, एग्जैक्टली दो फैक्टर चाहिए। तो हम क्या कहेंगे बताओ, इसका मतलब 1 भी क्या नहीं था, प्राइम नंबर नहीं था। अब 2 उठाया आपने, 2 नंबर उठाया, ये प्राइम नंबर है, आप जानते हैं सभी। 3 उठा लो, 5 7 एंड सो ऑन, ये सब प्राइम नंबर है। इनमें से इवन कौन है, इवन का मतलब हो गया नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। तो कौन आता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 आता है। इसका मतलब हुआ कि इसके पास जो सेट बनने वाला है, इसमें कौन आने वाला है, 2। तो क्या ये एम्प्टी है, इसमें एक एलिमेंट तो आ गया ना, ये सिंगलटन सेट है, तो एम्प्टी तो नहीं हुआ। इसका मतलब आप कहेंगे नो, ये एम्प्टी नहीं है जी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें समझ आ चुका। थर्ड पे आ जाओ, एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। तो क्या कहता है ना, थर्ड पार्ट तो कमाल है ना। ये कह रहा है कि एक्स जेड, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और अब मैं शायद आप लोग इससे इस चीज से भी समझ चुके हैं कि आपको कैसे बिलोंग्स टू का साइन है, कौन है। तो मैं इसका यूज करने वाला हूं अब, है ना। क्या कहता है देखो, एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू एन, इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन कैसा, एक्स लेस देन 5 बट एक्स ग्रेटर देन क्या, 7, ऐसा नंबर चाह रहा है ना। उसने क्या कहा, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। तो बता दो भाई, नहीं है लेस, सॉरी, यहाँ पे एंड है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा एंड। ठीक, चलो। तो कहता है कि आपका एक्स जेड, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन क्या, 7। तो प्रॉब्लम है इधर, एक्स जो है 5 से छोटा तो है बट 7 से क्या है, बड़ा है। तो ऐसा नेचुरल नंबर मिला कभी आपको, यानी ये सीधा सीधा मतलब क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये क्या कहना चाह रहा है हमसे, ये अगर रियल लाइन है तो ये 5 पहले आ गया, 7 बाद में आ गया, तो उसे कैसा नंबर चाहिए, जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो कोई कॉमन नंबर है इनमें, बिल्कुल नहीं है जी, कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलता जो 5 से तो छोटा हो पर 7 से बड़ा हो। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि ये आपका एक कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है ना, या इसको ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे। तो आप इसका आंसर आएगा आपका यस, इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। बताओ, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं सभी। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है लाइन विच विच हैज इक्वल डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट। यानी कि आपका सीधा सीधा मतलब ये है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज कि आप वो लाइन जो आपका इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को, उन्हें हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ये समझ आ गया। अब देखना जरा,
अगर ये पैरेलल लाइन है तो कॉमन पॉइंट कौन होगा बताओ? अगर कॉमन पॉइंट मिलना होता है ना किसी में, तो ध्यान देना कि उनको इंटरसेक्ट करना पड़ता है। जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसमें एक पॉइंट जो होगा क्या होगा? कॉमन होगा बोथ लाइन में, है ना? ठीक। जबकि इस केस में प्रॉब्लम क्या है? दोनों लाइंस जो है इनफाइनाइट लेंथ की हैं, ऑब्वियस है, लेकिन आपका कहीं पे कट नहीं कर रही है। अगर ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो इसका मतलब इनके बीच कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होने वाला है। तो इस बार आपका जो फोर्थ वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा यस, इट इज एन एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि कोई पॉइंट कॉमन नहीं आने वाला। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? तो पूछता है हमसे कि फाइनाइट कौन है इनमें से और इनफाइनाइट कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है आपका, है ना? उसका फर्स्ट उठाएंगे हम। पूछता है क्या? फाइनाइट कौन है, इनफाइनाइट कौन है? फाइनाइट कौन होता है? जिसके पास लिमिटेड नंबर होते हैं। इनफाइनाइट कौन है? जो फाइनाइट नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। आप जानते हैं एक साल में जो मंथ होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? 12। तो 12 कैसा नंबर है? फाइनाइट है, नहीं है? ठीक है। अगर आपका हम 12 को कंसिडर कर सकते हैं, देखो जनवरी, फरवरी एंड मार्च सो ऑन लिखते जाओगे तो टोटल कितने मंथ आने वाले हैं? 12 मंथ आने वाले हैं, है ना? और अगर ये टोटल 12 मंथ आते हैं तो 12 कैसा नंबर है? फाइनाइट। तो आप इसके फर्स्ट के आंसर में लिखोगे यस, इट इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है। दूसरा कहता है कि 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन छोड़ दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। तो ऐसे केस में आखिरी नंबर तो आप डिफाइन कर ही नहीं पा रहे, है ना? आपको नहीं पता ये कहां तक जाएगा। तो इसका मतलब कैसा सेट है ये? इनफाइनाइट सेट है ये। कैसा सेट? इनफाइनाइट। ठीक है। इसको आप फाइनाइट लिख दो, यस मत लिखो। क्या लिखो? फाइनाइट है। और ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट है। ठीक है, समझ आ रहा है इतना? चलो अगला क्वेश्चन आप भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो 1 2 3 तो है, लेकिन कहां पे जाके रुक रहा है? 100 पे। थर्ड क्वेश्चन कहता है 1 से शुरू हुए और कहां पे जाके रुक गए? 100। तो कैसा सेट है बताओ? फाइनाइट सेट है। ठीक है। तो कैसा सेट है ये? फाइनाइट सेट है। समझ आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 कौन हुआ? पहला 101। दूसरा कौन हुआ? 102, 103 एंड सो ऑन। ये भी तो चलता जाएगा, कहीं से भी शुरू हो। आखिरी नंबर मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। आप कहोगे कि ऐसा चीज है ये? इनफाइनाइट है ना? ठीक है। चलो समझ आ गया। फोर्थ वाला भी आपका क्लियर है हमारा। फिफ्थ पे चेक करें। फिफ्थ कहता है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ये लेकिन काम की चीज है हमारे लिए, है ना? तो प्राइम नंबर लेस देन 99, आपको पता है पहला प्राइम नंबर कौन होने वाला है? 2, फिर 3। तो आखिरी में आपको प्राइम नंबर ढूंढना है जो छोटा हो किससे? 99 से। चेक कर लेना, ये आपका लिमिटेड नंबर्स हैं। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम गेन कर सकते हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो लिमिटेड है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब कैसा सेट है? फाइनाइट है। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन पूछता है, फिर से फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा रहे, थर्ड का पहला पार्ट। वो कहता है हमसे द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब फोकस करो। ये आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें वो लाइंस चाहिए जो आपका पैरेलल हो किसके? एक्स एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखिए ऐसे तो मैं इनफाइनाइट लाइंस बनाते जाऊंगा, है ना? ऊपर की ओर बनी है अभी, ये नीचे की ओर भी तो बनेंगे ऐसे, है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। किसी एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, उसमें नो डाउट, है ना? ठीक, आप जानते हैं इस चीज को। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। तो पहला आपका जो आंसर आएगा थर्ड का फर्स्ट, आप इसमें लिख देंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, समझ आ गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट अब कहता है कि आपका द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। आप सभी जानते हैं कि अल्फाबेट्स जो होते हैं टोटल कहां से कहां तक? ए टू जेड होते हैं। ए से लेके कहां तक? जेड तक। इसका मतलब कैसा सेट है ये आपका जी फाइनाइट हो गया, हाँ या ना? आप गेन कर सकते हैं ना हर चीज। ठीक, तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट। तो सेकंड का आंसर आप लिखेंगे फाइनाइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखो मल्टीपल ऑफ 5 की कहानी है अलग है। कहता है कि मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ? देखो 5 की टेबल है ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
ऐसी 15 एंड सो ऑन, कहीं 50 भी आएगा, फिर 55 भी आएगा एंड सो ऑन, चलते रहेगा ये चीज। ऐसा नहीं है कि हम अगर टेबल की बात करें तो टेबल हम 10 जा याद करते हैं ना, 5 10 जा कितना 50, क्लोज कर देते हैं। तो हमने बस उतना याद किया हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 5 के मल्टीपल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 तक होता है। 55 भी तो मल्टीपल है 5 का, 60 भी मल्टीपल है 5 का, एंड सो ऑन, ये चीज तो चलती जाएगी। इसका मतलब इसमें भी आखिरी नंबर बता पाना मुश्किल है। हाँ, है ना? इसका मतलब ये चीज कैसी है? इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब देखो कहता है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो जो आपका जितने भी जानवर कहाँ रहते हैं, इस धरती में रहते हैं, उनकी बात कर रहा है ये ना। तो अब देखो चाहे जो भी हो, बहुत सारे हैं, लेकिन उनको काउंट तो कर ही सकते हैं। ये इस तरह की स्पीसीज है, ये ऐसा है वैसा है, आप बता तो सकते हैं। तो कैसा सेट है ये? फाइनाइट है बहुत ज्यादा, ठीक है। काउंटिंग में बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये चीज फिर भी क्या है? फाइनाइट है, लिमिटेड है ना। हम बता सकते हैं कि ये चीज ये नंबर कितने होने वाले हैं, यानी कितने जानवर टोटल होंगे, हम बोल सकते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन कोई पॉइंट उठा लो, ये 0,0, इससे पास होने वाले सर्कल आप बना लो अलग अलग, ठीक है। इससे पास होने वाले आप कई सर्कल बना सकते हो, ठीक है। ये तो बनाया होगा आपने, रेडियस बदलते जाओ, ये चीज बदलती जाएगी, देखो ये, ठीक। तो ये कैसा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया जी, ठीक है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये किसी पॉइंट से पास होने वाले सर्कल बनाने हैं आपने, कितने भी सर्कल आप बना सकते हो, आप अलग अलग बना लो, ठीक है। बार बार रेडियस चेंज कर लो ना, थोड़ा थोड़ा रेडियस बढ़ा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ऐसे तो इनफाइनाइट आपका क्या सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। समझ आ गया? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लोज हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। कहता था इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। चाहता है कि ए इज इक्वल टू बी है या नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ए दिया हुआ है ए बी सी डी, और बी दिया हुआ है डी सी बी ए, ठीक है। कैपिटल ए क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी, और कैपिटल बी दिया हुआ है डी सी बी ए, ठीक है। चाहे जो भी है, जैसा भी है, यहाँ जो। अब आप देखेंगे कि ए के पास एलिमेंट और बी के पास एलिमेंट सेम है या नहीं है। अगर सेम एलिमेंट है तो इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट नहीं है तो इक्वल सेट नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब देख लो ए इधर है, पहले तो देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम थे नहीं थे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, देखो ऊपर में भी 4 है, नीचे भी 4 एलिमेंट्स है। तो ए इधर है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी है, ठीक। इसका मतलब कैसे सेट है? इक्वल सेट है। कोई डिफाइन नहीं करना, आपने डायरेक्ट लिख देना ए इज इक्वल टू क्या? बी। आपका आंसर होगा ए इज इक्वल टू बी। समझ आ गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कहता है कि 4 8 12 16 4 8 18 16, तो उसमें 18 डिफरेंट आ गया, आप जानते हैं इस बात को, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप डिफाइन करेंगे फोर्थ के बचे हुए 2-3 पार्ट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। तो पूछता है कि ये जो गिवन पेयर है वो इक्वल सेट है या नहीं है। तो इसके अंदर पहली चीज पढ़ देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है हमें a इक्वल टू 2 3, और b कहता है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कैपिटल A इक्वल टू दिया हुआ है 2,3, सॉरी 2,3, ठीक है। और कैपिटल B कहता है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें क्या पता कर रहे हैं कि ये जो b है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। तो पहले चेक करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आते हैं, जैसे वो 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वही है ये। या तो आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हैं जिसे हम कहते थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या अगर आपको नहीं आता है तो आप मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। और मिड टर्म स्प्लिट ना आए तो फिर वो आपका आना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज तो समझ आती होगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाता है? 10। हाँ, है ना? ठीक, ये सभी जानते होंगे, ठीक है। अब देखो फिर इसको सॉल्व करते हैं। मैं तो मिड टर्म स्प्लिट का यूज कर रहा हूँ, प्लस करने में 5, मल्टीप्लाई करने में 6,
तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे बढ़े तो चेक किया, ये x कॉमन आ गया, x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो -2 और क्या आ रहा है, -3। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो क्या आ गया एक्चुअल में, -2 -3, यानी b जो है ये बन गया b, ठीक है। अब ए को चेक करो, ए तो कहता है कि 2 और कितना 3, जबकि बी कहता है आपका -2 -3। इसका मतलब डिफरेंस तो है, भले ही साइन का हो डिफरेंस अपने आप होता है, लेकिन नंबर्स तो डिफरेंट हो गए ना, और नंबर अगर डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब है ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो आपका आंसर क्या आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी आएगा। समझ आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है, चलो ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि a इक्वल टू एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और y इज अ लेटर इन द वर्ड वुल्फ। देखिए ए जो है, ए किसका एक लेटर है, फॉलो का है ना। तो इसका अगर मैं ए बनाऊं तो पहले क्या आएगा, देखो एफ आया, ओ आया, एल आया और डब्ल्यू आएगा, बस है ना, क्योंकि रिपीट नहीं होते। और वुल्फ का अगर मैं बनाऊं सेट तो ये चीज क्या आ जाएगी, बी इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया और ओ आ गया, एल आ गया और एफ आ गया। आप चेक कर लो आप दोनों को, देखो एफ इधर भी है, पहले तो 4 है और इधर भी एलिमेंट 4 है ना, दोनों जगह बराबर एलिमेंट है, तो यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। एफ है, यहाँ भी कौन, एफ, यहाँ ओ है तो यहाँ भी है, एल है तो यहाँ भी है और डब्ल्यू है तो यहाँ भी है। यानी कि क्या हुआ, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या, बी। समझ आ गया, ठीक। तो इसे हम कहेंगे इक्वल सेट्स है। डन, समझ आ पा रहा है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो कुछ सेट्स हमें दिए हुए हैं, जो टर्म्स हैं ए बी सी डी एंड सो ऑन, उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सेट इक्वल हैं। जो जो इक्वल होंगे आप लिख देना उनके, है ना। जैसे सपोज करो कि क्या हुआ कि ए इक्वल आ गया किसके, बी के, और बी इक्वल आ गया किसके, सी के, ये तीनों इक्वल आ गए तो आप ऐसे लिख देंगे। जी जो है एच के बराबर आ रहा है तो आप ऐसे लिख देंगे। समझ आ गया। तो कुछ सेट्स हमें दिए हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और हमसे कहता है कि आपका इनमें से कौन इक्वल सेट्स हैं, आप उनको बता दो। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। तो 1.2 क्लोज हुई, ठीक। चलो 1.2 हमारी क्लोज हुई, उसके बाद हम बात करेंगे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, सबसेट है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं मैं, जिसमें आपको बता रहा हूँ कार्डिनैलिटी, ठीक है, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है, देखो कार्डिनैलिटी जो बड़ा अच्छा वर्ड है, ये हम पढ़ चुके बेसिकली, बस नाम नहीं पढ़ा हमने, है ना। कार्डिनैलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज नोन एज कार्डिनैलिटी। क्लियर। किसी पर्टिकुलर सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसको हम कह देते हैं कार्डिनैलिटी। जैसे सपोज ए में 4 एलिमेंट है तो हमने कह दिया ए को क्या बोल दिया, कार्डिनैलिटी बोल दिया। कैपिटल बी में अगर 10 एलिमेंट है तो हम बी को क्या बोल देंगे, कार्डिनैलिटी बोल देंगे। कैपिटल सी में अगर 15 एलिमेंट्स है तो हम इसे क्या बोल देंगे, कैपिटल सी में अगर आपका क्या 15 एलिमेंट्स है तो कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया इतना। चलिए डन। अब सुनना आगे। अब करना क्या है, कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, फोकस करते हैं। देखो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है हमारा, कार्डिनैलिटी मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, इन अ सेट कॉल्ड कॉल्ड कार्डिनैलिटी, कॉल्ड कार्डिनैलिटी। समझ आ गया, ठीक है। तो सिंपली है, ये हम जान चुके पहले, थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना हमारी, कि आपका किसी सेट में कितने एलिमेंट्स की बात हुई थी, है ना। जब इक्विवेलेंट सेट पढ़ रहे थे हमने कहा कि इसके पास और इसके पास अगर एलिमेंट की संख्या सेम हो तो हम कह देंगे कि दोनों सेट कैसे हैं, सिमिलर है। वही चीज यहाँ पे भी है, बस फर्क ये है नाम इसका कुछ खास है, और ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर काम आएगा आपके, ठीक। तो यहाँ क्या है, कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट कॉल्ड कार्डिनैलिटी, यानी उस पर्टिकुलर नंबर को ही कार्डिनैलिटी कहते हैं सिंपली, है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय, या तो आपको मॉड ए टाइप दिखाई देगा ये, या ऐसे दिखाई देगा एन ऑफ ए। तो इसको दो तरह से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, या तो मॉड ए या एन ऑफ ए। बेसिकली यहाँ अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो यहाँ तो आपका एन ऑफ ए करके दिखाई देगा ज्यादा, और अगर हायर क्लासेस की बात करेंगे तो वहां आपको ये मॉड के अंदर ए टाइप दिखाई देगा। मॉड नहीं एक्चुअल में, ये पढ़ते इसको क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए ही है। जैसे सपोज करो ए में एलिमेंट है 1 2 3 से लेके कहां तक, 10 तक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि कितने एलिमेंट है उसमें, 10 है। समझ आ रहा है, ठीक, क्लियर है। चलो, तो कार्डिनैलिटी किसे कहते हैं हमें समझ आ गया। डन।
आगे बढ़ जाए, देखते हैं फिर जरा। हम्म, अब हमारा जो टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अगली कहानी जो शुरू हो रही है वो है सबसेट। किसकी? सबसेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको फोकस करना है। और सबसेट के पैरेलल ही चलता है जिसका नाम आएगा क्या? सुपरसेट। ठीक, कोई दोनों में डिफरेंस इतना बड़ा कुछ है नहीं, बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है ना। ठीक, क्लियर। तो सुपर की बात बाद में करेंगे, पहले सब की बात कर लेते हैं। सब क्या है? सबसेट का मतलब है कि अगर मैं कहूं कि ए और बी दो सेट्स ऐसे हैं कि ए के सारे एलिमेंट किसमें? बी में है। ठीक, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए आर इन कैपिटल बी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल ए आर इन कैपिटल बी, यानी ए के सारे एलिमेंट किसमें? बी में है। तो ऐसे केस में जो ए है वो कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। समझ आ गया? ए क्या कहलाएगा? सबसेट ऑफ बी कहलाएगा। ठीक है, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ कैपिटल बी। समझ आ गया? ठीक, तो सबसेट किसे कहते हैं? क्लियर। अब यहीं पे एक चीज और है, नोटेशन में बात कर रहा हूँ। सबसेट का मतलब तो समझ आ गया। जैसे मैं मान लो एग्जांपल उठा रहा हूँ 1 2 3, और बी में मान लो थोड़ी देर के लिए एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 5, बस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है ना। तो ए के सारे एलिमेंट किसमें है? बी में है। इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो सबसेट है इसका, बी का। क्लियर। अभी सबसेट का नोटेशन कैसा होता है उसकी बात करते हैं। तो मैंने कहा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और नोटेशन कैसा है ये देखो। या तो आप इसका यूज करेंगे या आप सिंपली इसका यूज करेंगे। इन दोनों का यूज के पीछे भी कुछ कहानी है ना। ठीक, अब समझाता हूँ कहानी। तो पहले तो सबसेट हमें समझ आ गया है ना। सबसेट का मतलब क्या है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए जो है सबसेट कहलाएगा बी का, और बी के अगर सारे के सारे एलिमेंट ए में है तो बी एक सबसेट कहलाएगा किसका? ए का। समझ आ गया यहां तक? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना। सबसेट तो हमें क्लियर है। अब करना क्या है, सबसेट जो होते हैं वो होता क्या है देखना। एक सेट उठा रहा हूं ए, 1 2 3 उठा लिया है ना। तो एक चीज हमें समझ आई कि अगर कोई दूसरा बी हो और उसमें भी 1 2 3 हो, तब यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब क्या हुआ? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अगर इसको चेंज करके देखें, हम देखें कि बी के एलिमेंट चेक करो, देखो बी का एलिमेंट ए में है, बी के सारे एलिमेंट बी ए में है, तो हम क्या कहेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट फॉर इटसेल्फ। समझ आ रहा है? हर एक सेट जो है खुद का ही क्या है? एक सबसेट है। एटलीस्ट कम से कम एक सबसेट तो है ही है जो खुद है। ठीक, अब देखना। और जैसे मैं कहूं कि ए जो है कैपिटल ए जो है इसके पास कम से कम एक सबसेट तो है, जो कौन है? ए है। ये हमें समझ आ गया। दूसरी कहानी सुन लो। फाइव को जानते हैं आप? फाइव कैसा सेट है? एम्प्टी, है ना। कैसा सेट है? एम्प्टी। एम्प्टी मतलब क्या हुआ? इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? एक भी नहीं। तो हम ये मान सकते हैं ना कि इसके सारे एलिमेंट ए में है ना। अगर किसी के पास एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या मान के चल सकते हैं कि हम कहेंगे कि ठीक है इसके सारे एलिमेंट कहाँ है? ए में है। इसका मतलब क्या हुआ? फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए। क्लियर। क्यों? क्योंकि फाइव के सारे एलिमेंट किसमें? ए में है। इसका मतलब हुआ कि फाइव एक सबसेट है किसका? ए का। तो दो चीज हमें बड़ी रियलाइज हुई कि पहली चीज, अगर कोई सेट ए है तो इसका एक सबसेट तो कैपिटल ए होना ही होना है। दूसरा, इसका एक और सबसेट होगा जो कौन होगा? फाइव होगा जी। समझ आ गया? यानी किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के कम से कम दो सबसेट होंगे, एक इटसेल्फ और एक फाइव। डन। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। तो सबसेट हमें समझ आया। अब है ना टाइप्स ऑफ सबसेट, बस वो सिंबल पे आता हूं मैं। सिंबल क्या मतलब है उसका, है ना। टाइप्स ऑफ सबसेट। टाइप्स ऑफ सबसेट का मतलब क्या है? इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है इम्प्रॉपर और एक होता है प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? विच इज इक्वल टू इटसेल्फ, विच इज इक्वल टू इटसेल्फ।
अभी आप देख चुके हैं कि हर सेट के 2 सबसेट तो है ही हैं, या तो खुद या फाई, ठीक है? और प्रॉपर क्या हुआ? अदर देन इटसेल्फ, खुद को छोड़ के बाकी सब, वो क्या कहलाएंगे? प्रॉपर। और खुद क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर। समझ आ पाए? ठीक है? अब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। अब मैं क्या कह रहा हूँ देखना जरा। अगर कोई सेट में कह दिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है? देखो ये जो साइन लगा है यहाँ पे, ये साइन कुछ ऐसा है, देखिए इस तरह का है। ये साइन कब यूज होता है? जब आपका हमें डाउट हो कि A क्या पता किसी दिन B के बराबर भी हो जाए। क्या पता किसी दिन B के बराबर भी हो। जैसे एग्जांपल उठाओ, A है 1,2 और B भी है 1,2, तो ऐसे केस में दोनों बराबर तो हैं ही। तो मुझे क्या कहना है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो कैसे कहूंगा? A इज अ सबसेट ऑफ B, यानी ये साइन का यूज करना पड़ेगा। समझ आ गया? ठीक। तो सबसेट दो तरह के, एक इम्प्रॉपर है और एक क्या है? प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब है कि विच इज इक्वल टू इटसेल्फ, और प्रॉपर का मतलब है कि खुद को छोड़ के बाकी सब जो है वो प्रॉपर कहलाएंगे। ठीक है? अब देखना इसको, इस साइन का मतलब समझ आ गया? फिर इस साइन ने क्या इंडिकेट करना है कि A में B इज इक्वल टू क्या? B। हो सकता है कि जो A दिखाई दे रहा है, जो सबसेट है B का, वो किसी दिन A जो है किसके बराबर हो? B के बराबर हो। तो इस साइन का मायने ये है। अगर मान लो किसी दिन ऐसा लिखा हो, ऐसा कुछ, तो इतना तय है कि ये भी तो सबसेट का साइन है, बट ये साइन किसके लिए यूज हो रहा है? प्रॉपर सबसेट के लिए यूज हो रहा है पर्टिकुलरली। यानी इस सेट ने ये तय कर लिया कि A नेवर बी इक्वल टू कैपिटल B। A जो है B का सबसेट तो है, पर ये B के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। इस सेट इसने तय कर दिया है। जबकि अगर यहाँ पे ऐसा वाला लगा होता, तो इसका मतलब क्या था कि मे बी A जो है B के बराबर हो जाएगी किसी दिन। समझ आ गया? इतना डिफरेंस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है? तो सबसेट दिखाना हो, मान लो अगर आपको कंफर्मेशन हो कि ये प्रॉपर सबसेट ही है, तो आप सिंपली ये लगाएंगे। और अगर आपको कंफर्मेशन ना हो कि आपका ये प्रॉपर भी हो सकता है इम्प्रॉपर, तो ये लगाना ज्यादा बेटर है। अगर आपको डाउट होता है कि कैसा सबसेट है, नहीं पता, आप भूल गए सब कुछ, तो फिर इसका यूज कम करना, इसका यूज कर सकते हैं आप। किसका? ए इज अ सबसेट ऑफ किसका? बी का। क्योंकि यहाँ दोनों चीजें आती है। देखो प्रॉपर वाला भी मैनेज हो जाता है और इम्प्रॉपर वाला भी मैनेज होता है, जबकि ऊपर वाले केस में सिर्फ प्रॉपर के लिए। अगर किसी दिन ए बराबर हुआ बी के, तो ये यूज नहीं कर सकता, प्रॉब्लम आ जाएगी इधर। डन? समझ आ गया इतना? चलिए, तो सबसेट क्लियर है। सबसेट का मतलब है कि अगर ए सेट के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, तो ए एक सबसेट है किसका? बी का। अब यहाँ इसको पढ़ने के तरीके क्या है देखिएगा। ये जो चीज लिखी है, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। क्या है पहला तरीका? ए इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल बी। दूसरा तरीका क्या है? बी इज अ सुपर सेट ऑफ, बी इज अ सुपर सेट ऑफ कैपिटल। गेम ओवर। समझ आ गया? तो सबसेट और सुपरसेट डिफरेंट थिंग नहीं है, पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। अगर आप मैं बात करूं, ए अगर छोटा सेट है तो सबसेट, और बी अगर बड़ा सेट है तो सुपरसेट। सिंपल है कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? समझ आ गया यहां तक? तो सबसेट क्लियर है, कहानी समझ आई? ठीक। तो इस तरह से हमें कुछ ये आपका सबसेट और इसकी कहानी को पढ़ना है। अगर डाउट होगा तो आप फिर वापस पूछ सकते हैं, लेकिन इससे आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में ही बढ़ेंगे। थोड़ा सा आप वापस चेक करेंगे कि आप सबसेट कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग किस तरह से आपने हमने इम्प्रॉपर कहा प्रॉपर कहा, वो आप खुद चेक करेंगे। क्लियर? ठीक है? कहीं पे डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।